तो भारत के संविधान के निर्माण की बात कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने 1600 के एक्ट से लेकर के 1935 तक के चार्टर एक्ट को पढ़ाया है। 1600 के एक्ट से लेकर के 1935 तक के चार्टर एक्ट को पढ़ाया है। अब हमारी बात होगी कि भारत के संविधान की बात होगी। अगला नेक्स्ट आपका जो माइलस्टोन है वो क्या है? भारत का संविधान, है ना। संविधान की चर्चा होगी। तो भारत का संविधान कैसे बना, किसने किसने डिमांड की, कौन कौन सी संस्थाएं थी जहां से ये मांग उठना शुरू हुआ कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब विषय वस्तुओं को हम लोग आज जानेंगे इस क्लास में। क्लास के लास्ट में आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और इसके बाद भारत की संविधान सभा की रचना देखेंगे कि भारत का संविधान किस स्तर पे बना, किसने बनाया, कौन था वो व्यक्ति, है ना, कितने लोगों ने मिलकर बनाया, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है या कितनी भूमिका है। ठीक है, कल एक या आज ही हम जब टॉपिक पे आएंगे क्रिप्स मिशन वगैरह सब कुछ, शायद मुझे लगता है आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो, तो संविधान सभा का एक वीडियो भी मैं यहाँ पर कल ही करेंगे। हर टॉपिक के पहले एक वीडियो चलेगा, उसके बाद आप लोगों की 1 घंटे का आसपास या कोई 45 मिनट का भी वीडियो है, शॉर्ट क्लिप है, लेकिन उसको देखने के बाद जो संविधान समझ में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट है, संविधान सभा की डिबेट है जो राज्यसभा टीवी ने बनाया है, पूरी डॉक्यूमेंट्री वो दिखाऊंगा। इसके बाद फिर उस टॉपिक को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे साथ में। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, कल से समय से आना है। 9:30 का मतलब 9:30 होता है, 9:31 बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान रखना। मैं 9:30 बजे यहाँ पे अवेलेबल मिलूँगा। ठीक है, मैं किसी भी तरीके से आलस, अब क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास और पॉलिटी अभी पूरा बाकी है, किसी भी हालत में इसको कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, टाइम कितना बचा है? 20 दिन मेरे पास, 20 दिन बचा है, जिसमें से वीकेंड में तय किया गया आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास कराई जाएगी। हर वीकेंड को 2 दिन करंट अफेयर्स होगा, 6 घंटे, 3-3 घंटे का। ठीक है, तो भी और कम हो गए। 15 से 16 दिन में पूरी पॉलिटी करना है, बड़े स्तर की करना है। ठीक है, पॉलिटी भी है, साइंस भी है, तो इसलिए जो है हम लोग आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। चलिए लिखना शुरू कीजिए। आधुनिक संसार में विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। ये शायद आपने लिखा है, प्रथम संविधान अमेरिका का है। इस संविधान का निर्माण 1787 एडी में फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में हुआ था। 1787 एडी के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ था। तो अमेरिका का संविधान बना 1787 में और 1789 पे लागू हुआ था, 1789 में लागू हुआ था, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात वहाँ की राष्ट्रीय सभा ने फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी, है ना, उसके बाद ही हुई होगी ये बात। तो 1789 से 1791 यानी 2 साल की अवधि में वहाँ की एक संस्था थी राष्ट्रीय सभा ने ये जिम्मा संभाला अमेरिका। जैसे कि अभी आपने देखा नेपाल में रिसेंटली संविधान बना, वहाँ भी एक संविधान सभा थी और उस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण का कार्य किया। तो विश्व के जो प्रथम लिखित संविधान है जहाँ पे संविधान जन्म ले रहा है, ठीक है, भारत में तो बहुत बाद में आया, तभी तो कहते हैं भारत का संविधान विश्व के बहुत सारे देशों के संविधान से लिया गया है। क्यों? हमसे पहले विश्व के बहुत सारे संविधानों में वो सारे प्रावधान आ चुके थे जो हमारे संविधान में बाद में आए। तो जब कोई पहला व्यक्ति होता है ना जिसने वो कार्य किया होता है और उसकी देखा देखी में दूसरा करने लगता है, तो यही बोला जाता है अरे इसने उसको देख के किया होता है ना आमतौर पे। ऐसे थोड़ा ना कि हमारा संविधान हमने वहाँ से उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे संविधान निर्माताओं ने जरूर 65 देशों के संविधान को पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बावजूद भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विषय वस्तुओं को उठाया। ऐसा थोड़ा ना है कि अमेरिका के फंडामेंटल राइट हूबहू भारत के फंडामेंटल राइट में ले लिए गए हों। ये हुआ कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया, एक अवधारणा वहाँ से ली गई।
फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात वहाँ की राष्ट्रीय सभा ने संविधान निर्माण किया। इन दो संविधान सभाओं के आदर्श पर यूरोप के अनेक देशों में संविधान सभा की स्थापना होने लगी। इन दो संविधान सभाओं के आदर्श पर यूरोप के अनेक देशों में संविधान सभा की स्थापना हुई और इस प्रकार संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ वैश्विक स्तर पर। इन दो संविधान सभाओं के आदर्श पर यूरोप के अनेक देशों में संविधान सभा की स्थापना हुई तथा इनके माध्यम से संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो विश्व में संविधान निर्माण प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, विश्व में संविधान का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। कोई दिक्कत? पूरे विश्व में संविधान का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। भारत में आएंगे, अब भारत में ही कि कब डिमांड हुई, अभी तो पता चले ना हमें कि संविधान नाम की कोई चीज़ भी होती है। हमें तो पता ही नहीं था, हमें लग रहा था कि अंग्रेज जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, अंग्रेज अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे, क्योंकि जितने भी नेता थे सब वहीं से पढ़ के आए थे, बड़े बड़े लोग, चाहे वो कौन कौन थे नेता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, है ना, ICS अधिकारी। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये जितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, राजा राम मोहन राय थे, ईश्वरचंद विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सब लोग क्या थे? ये सब बाहर से, विदेशों से पढ़ के आए। महात्मा गांधी की बात करिए, इंग्लैंड से पढ़ के आए। तो जब ये बाहर से पढ़ के आए, ये लोग पढ़ने के बाद इन्हें लगा अरे इंग्लैंड तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, लोगों को प्रजातांत्रिक अधिकार दिए गए हैं, लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। इन्हें लगा कि अंग्रेजी भारत में तो अच्छी शासन सत्ता स्थापित हो जाएगी, इसलिए हमारी विधियों को इन्हीं को बनाना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी आ जाए तो डिसीजन जब घर वर बन रहा हो, इसको ज़्यादा अच्छा पता है, तुम बताओ क्या होना चाहिए, है ना। वैसे ही अंग्रेज थे हमारे लिए, हमें लग रहा था अरे ये तो बहुत बढ़िया है, इनको ज़्यादा पता, हमें कुछ नहीं, हम असभ्य हैं, हम उन्हें सभ्य मान बैठे। ठीक है, और पता चला वो सभ्य आदमी ने आपके घर को पूरा नक्शा ही बदलवा दिया। सही बनवाने की जगह कारीगर को बोला कि ज़्यादा सिलमेट यूज कर रहे हो, इतना तोड़ ना करना चाहिए, पैसा बचाओ। आपको भी लगा हाँ पैसा बचवा रहा है, ठीक है, पता चला उसकी मंशा कुछ और है। ठीक है, अंग्रेज कुछ ऐसी है, किसी और मंशा से आए थे, वो तो हमारा शोषण करने आए थे, अपना फ़ायदा निकालने आए थे, मंशा कुछ और थी उनकी। ठीक है, वो सब की चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि भारतीयों ने संविधान की मांग शुरू कब से की, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। वो कौन सा समय है जब, देखो मैंने बताया था कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और ये संस्था ये संस्था एक राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के। लेकिन शुरुआती इरा इसका 15 साल की अवधि जो शुरुआत की थी, उस शुरुआत की अवधि में कांग्रेस के जो नेता थे वो ये मानते थे कि अंग्रेज जो कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, हमारे हित में कर रहे हैं। ठीक है, उदारवादी थे और हमेशा अनुनय विनय करते रहते थे कि हमारे अधिकारों को वापस कर दीजिए, है ना, हमें राइट्स दे दीजिए, हमारे फंडामेंटल राइट दीजिए। ऐसे कैसे कर रहे हो आप, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हो। अनुनय, याचना, विनय, प्रार्थना, इस आधार पे हमारे संवैधानिक हक दीजिए, ऐसी बात होती थी बस। लेकिन जब लाल बाल पाल आए, है ना, स्वराज्य, एक बंगाल विभाजन हुआ, अंग्रेजों की नीतियों का खुलासा हुआ, फूट डालो राज करो की नीति सामने आई, तो हमारे सुर बदल गए और हम उदारवादी से उग्रवादी वीरा पे इंटर कर जाते हैं। कांग्रेस उदारवादी से उग्रवादी हो जाती है, उसका एक परिणाम ये भी होता है, सूरत फूट पड़ जाती है। 1907 में सूरत विभाजन हो जाता है कांग्रेस में, है ना। लेकिन इसके बाद बाघ तिलक का वो कथन कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, और गांधी जी का वो कथन कि भारत के भविष्य का निर्माण भारत के लोग ही करेंगे, यहाँ से भारतीय संविधान की आवाज़ उठना शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी मैं क्रम से एक पूरे माइलस्टोन लिखवाऊंगा कि कब भारत के संविधान किस व्यक्ति ने कब मांगा, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऑफिशियली कब माना गया, अंग्रेजों ने कब माना, ये सब हम लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, इसी में आगे कंटिन्यू कीजिए थोड़ा सा। मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा था कि यूरोप के अनेक देशों में संविधान सभा की स्थापना हुई, यहाँ तक हुआ था, तथा आगे लिखिए, तथा इसके माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ, तथा इसके माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ।
इन दो संविधान सभा, हाँ नेक्स्ट, स्पष्टता लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का विकास। स्पष्टता लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत के विकास में संविधान सभा का अपना महत्व है। संविधान सभा का अपना महत्व है। संविधान सभा का अपना महत्व है। ठीक है, तो लोक निर्णय में, राष्ट्रीय महत्व में भारत के संविधान का अपना एक संविधान सभा का महत्व है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिनिधि नेताओं ने बारंबार भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिनिधि नेताओं ने बारंबार भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग दोहराई। बारंबार भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग दोहराई। ठीक है, देखो ऑफिशियली लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ऑफिशियली लिखवाऊंगा जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आती हैं। सबसे पहले जब मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड सुधार आए तो पहली बार इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, विरोध किया इनका और बोला कि हमें अपने कानून खुद बनाने दीजिए, हमें अधिकार दीजिए इसका। तो सबसे पहला लिखिए नंबर 1, कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1919 एडी के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि भारत में शीघ्र ही आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। शीघ्र ही आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। ये तो पहला आदमी, कांग्रेस पहली संस्था हुई। दूसरा, गांधी जी 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पास उन्होंने कहा, ठीक है, क्या कहा कि भारतीयों को अपना भाग्य निर्माण करने का खुद अधिकार होना चाहिए। हम अपना भाग्य खुद लिखेंगे, आप कौन होते हो। तो दूसरा, स्वयं भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने की बात को, स्वयं भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने की बात को स्पष्ट शब्दों में महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को उठाई। 5 फरवरी 1922 को उठाई। 5 फरवरी को कौन सी घटना हुई थी? चौरा चौरी हुआ था। और चौरा चौरी के कारण क्या हुआ था? गांधी जी ने तत्काल प्रभाव से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद कब लिया था? 12 फरवरी को, 7 दिन बाद वापस ले लिया गया। लिख लीजिए इसको पूरा। स्वयं भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने की बात को स्पष्ट शब्दों में महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को उठाई। उन्होंने कहा कि संविधान का स्वरूप भारतीयों के मनानुकूल होगा। उन्होंने कहा कि संविधान का स्वरूप भारतीयों के मनोनुकूल होगा, हमारे मन के अनुकूल होगा। आप कौन होते हो? नेक्स्ट,
नेक्स्ट, फरवरी 1923 एडी में, ये देखो ये धीरे धीरे अब संविधान की मांग उठना चालू हो गई। फरवरी 1923 एडी में एक सर्वदलीय सम्मेलन में मांग रखी गई कि सर्वदलीय सम्मेलन में मांग रखी गई कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस प्रदान की जाए। भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा, उसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। फरवरी 1923 में एक सर्वदलीय सम्मेलन में मांग रखी गई कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए। डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए तथा संविधान की रूपरेखा के लिए कार्य प्रारंभ किया जाए। संविधान की रूपरेखा के लिए कार्य प्रारंभ किया जाए। संविधान की रूपरेखा के लिए कार्य प्रारंभ किया जाए। तो सर्वदलीय बैठक का मतलब समझते हो क्या होता है? सभी दल एक साथ आ जाएं। अभी ये सर्वदलीय बैठक अभी कब बुलाई जाती है बताओ? एक समय होता है जब सभी दलों को बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति सभी दलों को एक साथ बुलाते हैं कि इस बार का संसद का सत्र बढ़िया चलना चाहिए। पिछली बार बहुत हल्ला गुल्ला किया था, है ना? तो वो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है ताकि अच्छे से चल सके, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। सभी दल बोलते बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया किया जाएगा, लेकिन हमारे मुद्दे आप पूछने दीजिएगा। आप ही करते हो, आप पूछने नहीं देते हो, कहते हो बैठ जाओ, है ना? तो इस कारण से हम क्या करें, हल्ला करना पड़ता है। तो अध्यक्ष कोशिश करते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें कॉल आ रही सर की। नेक्स्ट 24 अप्रैल 1923 को सर तेज बहादुर सप्रू, नाम सुना होगा। 24 अप्रैल 1923 को सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया गया। इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया गया। 1925 में, अच्छा, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ना महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट 1925 में, इसी में लिखना है, 1925 में इस बिल को दिल्ली में गांधी जी की अध्यक्षता में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। किसका छूट रहा है? हाँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, यही होता है। कुछ दिन बाद सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, छूटता तो सबका है, सब छूटता सबका, है ना? करिश्मा जी को छोड़ के यहाँ पे शायद सबका छूटता होगा, लेकिन सब क्या करते हैं, जगह छोड़ के आगे फिल इन द ब्लैंक्स बाद में करते रहते हैं। अब नहीं है स्थिति है, नहीं छूटता। बहुत लोग सुधर गए, सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, सबका छूटता है ना। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स बाद में करने में मज़ा आता है। यहाँ पे क्या था, अरे इसका तो बताओ, ये वाली लाइन तो ये कहाँ से लिखी? मैंने लिख लिया, आपने तो नहीं लिखी। लेकिन ये लिखना नहीं था, ये तो ऐसे चर्चा पर चर्चा चल रही थी। मेरा एक दोस्त था, मैं बताऊँ आपको, याददाश्त क्षमता की बात कर रहा हूँ। एक मेरा मित्र था, जब हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे, 12th की बात कर रहे हैं। वो इतना तगड़ा याददाश्त थी उसकी
कि जब वो याद कर, जैसे कोई चीज़ समझता था तो बहुत अच्छे से समझ लेता था, लेकिन जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो ऐसा याद करता था कि जब कोई पूछता था कि अच्छा इसे सुनाओ, तो सुनाते सुनाते बाद में जहाँ पे पूर्ण विराम लगा होता था उसे भी बता देता था कि यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, यहाँ पे फिर बोल देता था कॉमा लगा है यहाँ पे, ऐसे करके याद कर लेता था वो। रोहित कटियार नाम था, ठीक है। कभी वो देवेश तने जी आए थे ना, ठीक है, इनके प्रतिद्वंदिता चलती थी, दोस्त थे ये लोग, तो इतना इतना तगड़ा याद करने वाला मैंने ऐसी मेमोरी नहीं देखी है कि जो आदमी कॉमा और पूर्ण विराम भी बता दे। क्लास में टीचर बोलता था ये टॉपिक सुनाओ, तो उस खड़ा हो जाता था और जाने के बाद बताता सर यहाँ पे पूर्ण विराम है अभी, फिर उसके बाद आगे बढ़ता था सर कॉमा भी लगा है, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे करके बताता था। इतने बड़े स्तर का, और एक एक लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट छाप देता था। होते हैं बहुत सारे प्रतिभा के धनी लोग। क्या नाम था उसका, फुनसुक बांगड़ू? नहीं, फुनसुक बांगड़ू नहीं नाम रहता। कौन रहता है 3 इडियट में जो रटता है 18 घंटे रट्टाफिकेशन मारता है? नहीं, क्या नाम था उसका? अरे फुनसुक बांगड़ू तो वो वही सबका मास्टरमाइंड आदमी रहता है। 3 इडियट में क्या नाम रहता है उसका, जो 18 घंटे रट्टा मारता है, सेकंड आता है, फर्स्ट वो आ जाता है, रणछोड़ दास चाचल। अरे आप चतुर्थ, हाँ चतुर्थ। अरे फुनसुक बांगड़ू बाद में आमिर खान ही होता है, जब वो सिग्नेचर करके देता है ना अपने, हाँ फुनसुक बांगड़ू वही होता है। चलो इतनी जल्दी भूल गए। नेक्स्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान निर्माण के लिए नेहरू समिति का गठन किया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान निर्माण के लिए नेहरू समिति का गठन किया गया। नेहरू समिति का गठन किया गया। ठीक है, क्या हुआ था? साइमन आयोग आया था जिसका भारतीयों ने विरोध कर दिया था। भारतीयों ने कहा कि साइमन आयोग में तो एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, और जब भारतीय सदस्य नहीं है तो भारतीयों ने विरोध किया, तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि आपके अंदर प्रतिभा ही नहीं है कि आप एक अच्छा संविधान बना सको, एक ऐसा संविधान हमें बना के दीजिए जो सभी दलों को मान्य हो। उसके लिए मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उसने संविधान भी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट ये एक तो ये संविधान की डिमांड्स है, कहाँ कहाँ पे संविधान की बात हो रही है। नेक्स्ट 1934 में गोलमेज सम्मेलन के उपरांत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। गोलमेज सम्मेलन के उपरांत, दरअसल जहाँ गए थे सम्मेलन करने वहाँ पे एक ही प्रकार की टेबल थी, गोल, तो नाम हो गया गोल मेज। मेज जानते हो ना, वो गोल मेज थी, चौकोर मेज होती तो चौकोर मेज सम्मेलन होता। तो गोलमेज सम्मेलन में के उपरांत कांग्रेस कार्यकारिणी ने मांग रखी कि ब्रिटिश सरकार वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार करवाए। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार करवाए। नेक्स्ट, लेकिन हुआ क्या, 1935 में उन्होंने फिर भारत शासन अधिनियम दे दिया, ये मानी ही नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1936, 1937, 1938, 1936, 1937, 1938 के साथ 14 सितंबर 1939 एडी को 14 सितंबर, हाँ लगातार लिखते जाइए, 1936, 1937, 1938 के साथ 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने संविधान सभा के निर्माण की बात दोहराई।
संविधान सभा के निर्माण की बात दोहराई कि संविधान सभा बननी चाहिए। उन्नीस सौ 40 में जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से 1940 में जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से कांग्रेस ने घोषित किया कि भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकृति मिलनी चाहिए। भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकृति मिलनी चाहिए। अब देखो ये कौन बोल रहा है, अभी तक ये कौन बोल रहा है? भारतीय ही बोल रहे हैं हमें संविधान चाहिए, हमें संविधान। जैसे एक बच्चा होता ना छोटा, ठीक है, बोलता किंडर जॉय चाहिए, है ना, बच्चा ही बोल रहा है, दूसरे पक्ष में उसकी माँ नहीं बोल रही, वो कान पकड़ के चल इधर, है ना, कौन दिलाता है? अब माँ का नंबर है, पहली बार ब्रिटिश सरकार बोलेगी कि बेटा हाँ किंडर जॉय ले ले। अब माँ का काम है ना कुछ, ठीक है, जब माँ का काम होता है तो वो आपको ऑफ़र करती है कि नहीं ये खा ले, है ना। अभी तक तो बच्चे का ये था मार पीट खा के, अब किंडर जॉय मिलेगी। द्वितीय विश्व युद्ध आ गया, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता चाहिए अंग्रेजों को। अब वो प्रलोभन देना चालू करेंगे कि आपको संविधान मांग रहे थे ना, चाहिए क्या, एक बार मदद कर दो फिर देते हैं। होता नहीं यही यार, कुछ मांग रहे थे क्या तुम, वो पूछ लो पहले। ऐसे क्वेश्चन जैसे करे, बोलो तुम्हारा क्या काम है, कुछ काम पड़ गया क्या, बहुत ठीक है। तो वही चीज़ है। अब लिखिए ये इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा के निर्माण की औपचारिक स्वीकृति दी। संविधान सभा के निर्माण की औपचारिक स्वीकृति दी। संविधान सभा के निर्माण की औपचारिक स्वीकृति दी। तो एक बार कहा तो गया, लेकिन हमने ठुकरा दिया। अब हमें किंडर जॉय नहीं चाहिए, अब कुछ और चाहिए। पहले आज़ादी चाहिए, फिर हम खुद बना लेंगे संविधान। तो बच्चा बोलने लगा बहुत मांगा मैंने, अब बड़ा हो गया हूँ, अब खुद कमाऊँगा फिर किंडर जॉय खाऊँगा, है ना, कुछ वैसी कंडीशन हो गई। अब बोले कि ये तो सब पुरानी बातें थीं, भूल जाइए, संविधान सभा तो बनाएंगे लेकिन आज़ादी के बाद, है ना, संविधान निर्माण होगा लेकिन हम खुद करेंगे। अब संविधान निर्माण बहुत मांग चुके हैं आपसे, पोस्ट डेटेड चेक हो गया ये सब चीज़ें, है ना। अब आता है क्रिप्स मिशन, एक राजनीतिक गतिरोध बन गया दोनों के बीच में, कांग्रेस, है ना। अब क्रिप्स मिशन आएगा, क्रिप्स मिशन फिर उनको बोल के जाएगा, अरे नहीं कर लीजिए, कैसे नहीं लेंगे आप, अरे हम दे रहे हैं ना। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, द्वितीय विश्व युद्ध, तो आपको संविधान सभा बना के आपका संविधान निर्माण करवा देंगे, आप ही बनाओगे। आश्वासन दे के जा रहे हैं। गांधी जी ने कहा नहीं, ये वो चेक दे के जा रहे हो जिसकी डेट निकल चुकी है, नहीं चाहिए, ठीक है। और नेहरू जी ने क्या कहा कि आने वाले समय में ये बैंक ही टूट जाएगा, तो ये चेक का लेके करेंगे क्या हम। द्वितीय विश्व युद्ध में हो सकता है आप पराजित हो जाओ, हार जाओ, ब्रिटेन जैसी सत्ता रहे ही ना, तो किसको बोलेंगे कि संविधान बनाओ, कोई दूसरा आके हमारे ऊपर शासन कर ले। आप जब रहोगे नहीं तो हम कैसे आपके, तो वही चीज़ें हैं। अब लिखिए नेक्स्ट 1942 AD में, 1942 AD में क्रिप्स मिशन के द्वारा बताया गया कि क्रिप्स मिशन के द्वारा बताया गया कि ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन करेगी। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन करेगी।
ठीक है, तो अब याद नहीं सब, इसे भी ठुकरा दिया गया। ठुकराने के बाद अब सिर्फ एक ही आएगा, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, और कैबिनेट मिशन योजना में ये स्वीकार कर लिया गया कि आप अपना संविधान खुद बनाइए। अभी एक प्रतिनिधि सभा निर्वाचित एक संविधान सभा बनाइए और वो संविधान का निर्माण खुद करेगी। तो लिखिए सर्वप्रथम 1946 में कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार करके, सर्वप्रथम 1946 में कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसके गठन को व्यवहारिक रूप दिया गया। संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसके गठन को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण इस प्रकार किया गया। किस प्रकार किया गया? इस प्रकार। किस प्रकार? इस प्रकार, है ना। तो अब इस प्रकार जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। इसको भेज देते हैं ऊपर। टोटल संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी 385। ठीक है, कुल सदस्य संख्या थी 385। रुक जाइए, 385 टोटल थी, जिसमें से 4 और जुड़े थे। वो कौन से थे? कमिश्नरी वाले। 292 कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से, और देसी रियासतों से 93 थे। 385 में से 292 ब्रिटिश प्रांत और 93 देसी रियासतों से, 4 कहाँ से थे? कमिश्नरी प्रांतों से। ठीक है, 4 कमिश्नरी प्रांतों, चीफ कमिश्नरी, जैसे कि आज केंद्र शासित प्रदेश वाला कॉन्सेप्ट है ना, वैसे उस समय चीफ कमिश्नरी प्रांत वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो लिख लीजिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 385 + 4, अभी 4 अलग से लिखवाऊंगा मैं। 385 थी। अब इस 385 से ये निकाल लीजिएगा, 2 ऐसे करके बना भी लीजिए, इजी समझ में आ जाएगा। एक 292 में लिखिए, 292 ब्रिटिश भारत के कुल स्थान, जहाँ पे ब्रिटेन का शासन था उस क्षेत्र की बात हो रही है। ब्रिटिश भारत के कुल स्थान, हाँ, अरे कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। कैसे? ऐसे, इसको ऐसे कर देना है, इसको ऐसे करके यहाँ पे 292 लिख लेना है और यहाँ पे 93 लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश प्रांतों और यहाँ पे देसी रियासत। ठीक है, ये हो गए कुल, ये हो गए चीफ कमिश्नरी। अब इनमें कौन कौन से क्षेत्र हैं चीफ कमिश्नरी, वो चारों लिखवा देते हैं। चीफ कमिश्नरी लिख लीजिए। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 अजमेर, नंबर 3 कुर्ग, नंबर 4 बलूचिस्तान। ये 4 मुख्य आयुक्त यहाँ पर प्रशासन करते थे, इन्हें चीफ कमिश्नरी प्रांत कहते हैं। कुर्ग कहाँ पे? कुर्ग प्रदेश, हाँ, कर्नाटका वाला क्षेत्र। कुर्ग, बिल्कुल कर्नाटक में है कुर्ग प्रदेश। वहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी? जमींदारी, रैयतवाड़ी या महलवाड़ी, कौन सी थी? कर्नाटका में, कुर्ग वाले क्षेत्र में पर्टिकुलर।
तुक्का नहीं मार रहे हैं ना? ये पता है ना, राजस्व प्रशासन की व्यवस्था इन्होंने बनाई थी। रैयतवाड़ी तो साउथ इंडिया में थी ही, लेकिन महलवाड़ी भी थी कुर्ग वाले क्षेत्र में, कर्नाटक के। ठीक है, चलो वो सब चीज़ें मैं बाद में पढ़ाऊँगा, या फिर इकोनॉमी का टॉपिक है वो। तो यहाँ पे ये 385 टोटल क्या है, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें हैं। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं। चीफ कमिश्नरी में पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, 4 की यहाँ पे मुख्य आयुक्त शासन करता था, मुख्य आयुक्त बैठता था। नेक्स्ट लिखिए, इनमें से बंगाल के लिए सर्वाधिक 60 स्थान निर्धारित किए गए। सबसे ज़्यादा सीटें बंगाल से थीं, उत्तर प्रदेश से थोड़ा ना थी, नहीं तो आप उत्तर प्रदेश टिक करके आओगे। इसमें बंगाल बहुत बड़ा था पहले, बांग्लादेश भी ज्वाइंट था उसमें। इसमें बंगाल में के लिए सर्वाधिक 60 सीटें निर्धारित थीं। जबकि उड़ीसा के लिए 9, सबसे कम यही थी। उड़ीसा में मुसलमानों के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं रखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का भी पूछता है, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल चल रहा था ना। उड़ीसा के लिए 9 सीटें। उड़ीसा में मुसलमानों के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं रखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा ही जाएगा या पूछा ही जाता है, ठीक है। बाद में नीतीश जी कहते हैं सर तो सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है। लिखिए, संविधान सभा में प्रांतों को उनकी संख्या के अनुपात के, संविधान सभा में प्रांतों को उनकी संख्या के अनुपात के में स्थानों का आवंटन किया गया। स्थानों का आवंटन किया गया। प्रत्येक 10 लाख पर एक स्थान का अनुपात था। दोबारा अगेन नेक्स्ट, संविधान सभा में प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आवंटन था। जैसे समझो, पहले उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, सबकी अलग अलग आबादी है। यूपी सबसे ज़्यादा आबादी वाला, सबसे कम आबादी कहाँ पे है? सबसे कम आबादी सिक्किम। ठीक है, आप जो है ना घनी बेइज्जती कराओगे। सिक्किम में सबसे कम आबादी है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं। 20 करोड़ की आबादी रह रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत कम आबादी है। ठीक है, 7 लाख 8 लाख की आबादी है, तो कम प्रतिनिधि होंगे। 10 लाख, ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ, उस समय की तो बात अलग होगी, है ना। तो 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को चुना गया कि जहाँ पे 10 लाख की आबादी 1, 20 लाख की आबादी होगी 2 लोग, 30 लाख की आबादी होगी 3 लोग, 10 लाख के उसी रेशियो पे लोगों को चुना गया। स्थानों का आवंटन इसी आधार पे दिया गया। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सबको बराबर दिया जाए कि सबसे 2-2 तो 3-3 प्रतिनिधि आएंगे, नहीं। इससे क्या हुआ, समान प्रतिनिधित्व हुआ, समान सबके प्रतिनिधि चुन के गए वहाँ पर, एक रेशियो में, एक अनुपात में। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में। जैसे कि अमेरिका में थोड़ा सा देखा जाए तो ये निगेटिव पॉइंट है, वहाँ पे जो बड़ा स्टेट है वहाँ पे से भी 2 प्रतिनिधि, छोटा स्टेट है वहाँ से भी 2 प्रतिनिधि। ये निगेटिव क्यों है? निगेटिव इसलिए है कि जो बड़ा स्टेट है वहाँ के नीड्स अलग हैं, वहाँ की डिमांड्स अलग है, वहाँ की ज़रूरतें अलग हैं, तो वहाँ पे प्रतिनिधि भी ज़्यादा होना चाहिए, उसी आधार पर वहाँ पर काम भी होना चाहिए। पॉजिटिव किस लिए है? सबको समान दर्जा है, ना तो कोई छोटा ना तो। पता चला हवाई स्टेट ने कैलिफोर्निया जैसे बड़े स्टेट का भी कार्य बाधित करके रोक दिया। क्यों? दोनों का बराबर क्या? उत्तर प्रदेश में क्या है, 80 एक साथ हो जाएं, 80 संसद एक साथ हो जाएं, बाकी सब नॉर्थ ईस्ट वाले एक साथ सारे हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बड़ा स्टेट हावी रहता है इस मामले में कहीं ना कहीं पे। तो दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, वो बाद में जब चर्चा करेंगे हम लोग तो देख लेंगे। नेक्स्ट लिखिए, तो ये कभी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं करोगे कि जनसंख्या का अनुपात क्या था, 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि, ये पक्का आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली
अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। ठीक, तो ये था संविधान की डिमांड हुई, डिमांड के बाद कैबिनेट मिशन योजना में स्वीकार कर लिया। तो हमारी संविधान सभा किस योजना के तहत बनी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, अब हम संविधान सभा की रचना को देखते हैं कि संविधान सभा की रचना कैसे हुई। ठीक है, लिख लीजिए संविधान सभा की रचना। अब क्या है, ये संख्या टोटल देखिए, ये टोटल संख्या कितनी है? 292 प्लस 4, 4 कौन से? ये वाले भी। अरे यूपी कैसे चला गया, यहाँ पे 4। तो ये 292 प्लस 4 इक्वल टू इतनी सीटों पे चुनाव होगा। अब इस पे चुनाव होगा, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये देसी रियासतें हैं भाई, यहाँ पे चुनाव कैसे होगा? राजा अपने प्रतिनिधि भेजेगा, चुनाव यहाँ होना चाहिए, चुनाव यहाँ पर होना चाहिए। तो अब संविधान सभा का चूंकि अब निर्माण करना था, बात सब हो गई थी, तो अब चुनाव होगा। ठीक है, 296 सीटों पे। तो लिखिए कैबिनेट मिशन योजना में ब्रिटिश भारत के लिए, कैबिनेट मिशन योजना में ब्रिटिश भारत के लिए जो 296 स्थान निर्धारित किए गए, जो 296 स्थान निर्धारित किए गए, 296 स्थान निर्धारित किए गए, उनके लिए निर्वाचन जुलाई अगस्त में संपन्न हुए। चल रहा है महीना, उनके लिए निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 की बात कर रहे हैं, में संपन्न हुए। सबसे ज़्यादा सीटें किसने पाई? जो इस समय सबसे कम स्थिति में रहती है ना। तो लिखिए इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, 78 टोटल उसकी वो थी, 73 में ही जीत पाई वो। मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। ठीक है, बंगाल में मुस्लिम लीग को बहुत बड़ी मात्रा में सीटें मिली थी, 32 सीटें तो बंगाल से मिल गई। 60 में 32 सीटें मुस्लिम लीग पाई थी। वो जो पूरा पूर्वी पाकिस्तान था ना, जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र, उस वाले क्षेत्र से। ऐसे थोड़ा ना बंगाल विभाजन करके गया था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और थी अंटू बंटू पार्टियां, सबके नाम लिख लीजिए। एक है यूनियनिस्ट पार्टी, एक सीट पाई। यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियन से ही बनता यूनियनिस्ट, यूनियनिस्ट पार्टी 1 सीट है। नेक्स्ट है यूनियनिस्ट मुस्लिम, ये भी एक ये अलग पार्टी है, ये भी 1 सीट पाई। यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 सीट पाई। साम्यवादी 1 सीट। कृषक प्रजा पार्टी 1 सीट। साम्यवादी 1 सीट, कृषक प्रजा पार्टी 1 सीट। सिख 1 सीट। अनुसूचित जाति परिसंघ 1 सीट। एससी वर्ग के जो लोग थे 1 सीट इनको भी मिली। और निर्दलीय जो थे, कितनी सीटें होंगी? अनुसूचित जाति परिसंघ, अनुसूचित जाति परिसंघ 1 सीट। नेक्स्ट सिख हो गया। स्वतंत्र, निर्दलीय, स्वतंत्र जो लड़े 8 सीटें। एक ही बात होती है, आप किसी दल से नहीं है तो स्वतंत्र हो। निर्दलीय या स्वतंत्र, ठीक है, 8 सीटें। नेक्स्ट कांग्रेस द्वारा प्राप्त कुल 208 स्थानों में, कांग्रेस द्वारा प्राप्त कुछ 208 स्थानों में 39 एससी के सदस्य। देखो ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि कांग्रेस सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी, ये जान सके आप।
कांग्रेस द्वारा प्राप्त कुल स्थानों में 208 स्थानों में 29 अनुसूचित जाति के लोग थे, एससी लोग थे। 29। 6 भारतीय ईसाई थे, 6 भारतीय ईसाई थे, 3 आंग्ल भारतीय थे, 3 एंग्लो इंडियंस थे, 3 पारसी थे। ये बहुत जरूरी है, क्यों बताओ? जब भारत का विभाजन होगा तो एक था ना, क्या नाम था, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने एक आलेख छापा था, ठीक है, और उस आलेख में उसने लिखा था कि भारत में जो कांग्रेस है सिर्फ और सिर्फ हिंदू का प्रतिनिधित्व करती है। उसका जवाब दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये डाटा दे करके कि ये बहुत गलत और बेतुका बात कर रहे हैं विंस्टन चर्चिल। उनका दिमाग खराब हो चुका है। युद्ध जरूर जीत गए लेकिन चुनाव हार गए। दूसरी विश्व युद्ध जीता ब्रिटेन, लेकिन विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए। उसके बाद जो है ये पूरा, ठीक है, प्रसंग था तो लिख लो, आपको भी पता चले। 3 पारसी, 4 कबीलाई जातियों के लोग थे, 4 कबीलाई जातियों के लोग थे। गाज़ियाबाद बहुत गंदी जगह है, पापियों की जगह है। देख रहे हैं लाइट इतना कट रहा है यहाँ पे, मतलब हद हो गई है ना। पापी नहीं है, पापी बारिश नहीं हो रही, ये पापियों की धरती इसीलिए होता है। वह है बहुत पाप। रावण यहीं से था, इनके पड़ोस से, विजयनगर साम्राज्य है ना। अनिल जी ने नहीं देखा अभी, जब तक नहीं देखेंगे तब तक मानेंगे नहीं। रावण को देखने के लिए अभी नहीं, त्रेता युग में जाना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, कोई नहीं कोई नहीं। अब देखो देशी रियासतें लिखवाऊंगा लेकिन बता देता हूँ उस समय देशी रियासतें कौन कौन सी थी। 93 सीटें देशी रियासतों की थी। अब सुन लो कौन कौन सी देशी रियासतें रही होंगी। एक तो हैदराबाद, नाम तो सुना ही होगा। निज़ाम के अपने ही फरमान थे, वो कहता था कि मुझको एक स्वतंत्र देश बनाना है ना, स्वतंत्र देश बनाना है। कभी बोला, आप कभी सरदार मूवी देखिए, सरदार मूवी में वो वाला डायलॉग देखिए जिसमें सरदार बैठे रहते हैं, परेश रावल सरदार का मतलब, और दूसरी तरफ निज़ाम का प्रधानमंत्री बैठा होता है। निज़ाम का प्रधानमंत्री कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा कत्लेआम मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर की बातें कहता है। पटेल सिर्फ एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जब आप ये सब कुछ कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, बस इतना ही बात बोलते हैं। उसके बाद वो शांत होता है, चुपचाप चला जाता है कि भाई आप कत्लेआम कर रहे होगे, सब कुछ कर रहे होगे, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम भी तो कुछ कर रहे होंगे, इतना बड़ा देश है हमारे पास, है ना। चुपचाप चला जाता है, समझ जाता है कि क्या इनकी मंशा है। फिर ऑपरेशन पोलो चलता है और पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत राज्य में विलीन कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें त्रिपुरा था, त्रिपुरा, मणिपुर, है ना, खासी राज्य, मैसूर राज्य, ये सब देशी रियासतें थी उस दौरान की। कश्मीर भी रियासत थी, मद्रास भी रियासत थी। कश्मीर आज़ादी के पहले की बात चल रही है अभी, ये मत कहिएगा कि कश्मीर विवाद की विषय है, आज़ादी के बाद हुआ सब विवाद। ये कश्मीर अभी संविधान सभा में जुड़ेगा, ठीक है, सब एक संविधान। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई, कैबिनेट मिशन योजना में कोई दिक्कत नहीं थी, गड़बड़ हो गई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। जो माउंटबेटन प्लान पारित हुआ, उसने कह दिया कि जो स्वतंत्र रहना चाहे स्वतंत्र रहे, जो भारत में मिलना चाहे मिल जाए, जो पाकिस्तान में मिलना चाहे। तो सीधी सीधी यही बात है कि जिस स्थिति में आए थे अंग्रेज, जब आए थे भारत, तो इसी स्थिति में भारत था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, वही स्थिति में छोड़ के चले गए। कभी भी इस बात को हम नहीं कह सकते कि अंग्रेजों ने भारत का एकीकरण किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है। जैसे आए थे वैसा दे के चले गए, वैसे ही लौटा के गए कि लो ऐसे ही लिए थे वैसे ही ले लो। यही तो होता है, बोलते नहीं है कपड़े पहन रहे हो लेकिन धुल के वापस कर देना, है ना। जैसा लिया था वैसे ही देना, तो वैसे दे के चले गए, क्यों बेहतर करके जाते। और लोग ये बोलते हैं, मैं देखता हूँ स्टेशन वगैरह में, ये AMU वगैरह में चर्चा का विषय रहता है कि भारत में अंग्रेजों का बहुत योगदान रहा, वो भारत को एकीकृत करके चले गए, ठीक है। बहुत बड़ा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नेक्स्ट, इसको भी चला ही लीजिए, इसको भी चला लिया जाए, हाँ आगे से है।
चला दीजिए। नेक्स्ट, अब कुछ पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट लिखिए। सर इसमें एसटी वर्ग के लोग हैं क्या? संविधान सभा में एसटी वर्ग के वर्ग भी हैं, बिल्कुल हैं, ट्राइबल्स हैं। अभी बताऊं, मैं अभी पूरा दिखाऊंगा, बाकायदा परेशान क्यों हैं, बताता जाऊंगा। देखो ये एसटी हैं, सारे प्रतिनिधि बिल्कुल हैं, जनजाति वर्ग से हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है यहाँ पे। लिखिए नेक्स्ट, बी पट्टाभी सीतारमैया, इनका तो नाम सुना ही होगा, गांधी जी के प्रतिनिधि रहे हैं ये। बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया मद्रास राज्य की सीट से विजयी हुए थे। बी कौन है? बी पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी, पट्टा लिख लेंगे, उसमें भी लगा दीजिए, पट्टाभी सीतारमैया मद्रास सीट, मद्रास राज्य की सीट से विजयी हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने, 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को, कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में उपस्थित हों। तो संविधान सभा की पहली बैठक शुरू होनी थी दिसंबर के महीने में, और इस बैठक में 2 आदमी नहीं थे। वो 2 कौन थे? वही 2, महात्मा गांधी और दूसरा कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 महापुरुष नहीं थे उसमें। 20 नवंबर को एक बैठक हुई जिसमें बात हुई कि आप सभी को आना है, ठीक है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। 11 दिसंबर को फिर अगली बैठक होती है जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। इसके बाद 13 दिसंबर को भैया संविधान सभा में इकट्ठा क्यों हुए हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा में इकट्ठा क्यों हुए हैं, उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लेकर आए कि इसलिए इकट्ठा हुए, हमें एक संविधान बनाना है और एक ऐसा संविधान बनाना है जो कि इस पूरे भारत के सभी वर्गों के हितों का पालन कर सके, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन हुआ, संविधान सभा का उद्घाटन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन हुआ। प्रथम बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रथम बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पहली बैठक में 207 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रोटेम स्पीकर अभी देखते हैं ना, क्या होता है जब नई नई संसद चुनी जाती है तो एक प्रोटेम स्पीकर जो उस सदन का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको थोड़ी देर के लिए बैठा देते हैं, और बैठाने के बाद उसका काम सिर्फ एक ही रहता है, क्या? शपथ ग्रहण करवाना, सबकी शपथ करवाता रहता है। इसके बाद जब सब शपथ ले लेते हैं तो फिर सदन में एक व्यक्ति को, जो कि लगभग यही होता है कि जिस दल की सरकार होती है उसी दल के व्यक्ति को प्रस्ताव किए जाते हैं, वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का पद वहीं से समाप्त हो जाता है, ठीक है। ऐसा प्रावधान है, पढ़ेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे ये प्रोटेम स्पीकर ना कहिए, इसको अस्थायी अध्यक्ष कहिए, ठीक है। एक अस्थायी अध्यक्ष 2 दिनों के लिए चुने गए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और कौन थे ये? सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, पूरे सदन के सबसे बुजुर्ग आदमी को अस्थायी अध्यक्ष चुना दिया गया कुछ समय के लिए, 2 दिनों के लिए। 2 दिन बाद पुनः बैठक हुई 11 दिसंबर को, और क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बना दिया गया। लिख लीजिए। हाँ, चुनाव हुआ, इसके बाद चुने गए, इसके बाद अच्छा लिख लीजिए। सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 दिसंबर 1946 को
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू 13 हाँ पहले मैंने 11 बोल दिया, भूल चूक सुधार 13, ठीक है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रूपरेखा खींची गई। भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रूपरेखा खींची गई। भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रूपरेखा खींची गई। तो 13 दिसंबर को ये बताया गया कि हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, और 22 जनवरी को सभी ने कहा बिल्कुल सही बात है, पारित कर दिया। ठीक है, 22 जनवरी को सभी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो नेक्स्ट डेट लिखिए 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया। नेक्स्ट वो दिन आ गया, कौन सा? वही वाला दिन, विभाजन का। आज़ादी की बात बाद में करेंगे, पहले विभाजन हुआ है, पहले कुछ दुख दर्द मिले हैं, फिर जाके आज़ादी मिली है। तो विभाजन का दिन आया, संविधान सभा भी बट गई, बंटवारा हो गया संविधान सभा का। आधे सदस्य पश्चिम बंगाल से चुन के आए थे, वो चले गए उधर ही, ठीक है, पाकिस्तान के पास आधे सदस्य चले गए। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट 3 जून 1947, इस दिन क्या हुआ था? माउंटबेटन प्लान, है ना। 3 जून 1947 की योजना के पश्चात, 3 जून 1947 की योजना के पश्चात बंगाल तथा पंजाब के लिए नए सिरे से सीटों का निर्वाचन हुआ। बंगाल तथा पंजाब के लिए नए सिरे से सीटों का निर्वाचन हुआ। अब बंगाल के लिए 21 सीटें और पंजाब के लिए 16 सीटें रह गईं। बंगाल के लिए पहले कितनी थी? 60, अब बची 21। बंगाल के लिए 21 सीटें तथा पंजाब के लिए 16 सीटें रह गईं। पंजाब भी चला गया था ना, आधा पंजाब पाकिस्तान में और आधा बंगाल पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा तो यदि कोई दुख दर्द झेला है तो यही झेला है, बंगाल और पंजाबियों ने। यहीं पे बड़ी स्तर पे हिंसा हुई थी। गांधी जी तो चले गए थे, वहीं थे, आज़ादी की रात वहीं बिताई थी उन्होंने, बंगाल में ही, वहीं लेटे थे। बोले थे ये खुशी का दिन नहीं है। गांधी जी ने, पता है, आज़ादी का जश्न नहीं मनाया था उन्होंने, सो रहे थे। अच्छा, सो रहे थे उस दिन। अच्छा, नहीं उठाते हैं। वास्तव में वो जश्न का दिन है कि नहीं है? अब तो ये है कि अब तो आज़ाद हो गए हम लोग, परिपूर्ण हो गए, लेकिन जख्म बहुत गहरे थे उस दौरान। बहुत बुरा हाल था देश का। लॉर्ड माउंटबेटन तो 2-4 बार झप्पड़ भी खाए हैं। कहीं जाते थे बोलते तो तुम ही ने किया, इधर आओ, मार देते थे उसे, पीट देते थे, क्योंकि
हुआ क्या, माउंटबेटन की पत्नी जो है वो बहुत संवेदनशील है, उनकी वाइफ का बहुत बड़ा रोल रहा। वो चाहती थी कि भारत विभाजन ना हो, कल जिंदगी दुनिया में हमें इसलिए ना याद किया जाए कि माउंटबेटन ने पूरे भारत को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। और ये आपको शायद पता ना हो, वायसराय के जो आपका राष्ट्रपति भवन है, पहले वायसराय यहाँ रहते थे, वायसराय के घर के अंदर जब माउंटबेटन प्लान वो लेके गया, कहाँ, इंग्लैंड, 1 दिन में प्लान पारित हो गया। यहाँ तक कि 1 दिन भी नहीं लगा, क्योंकि उनकी तो पहले से प्लानिंग थी पूरी, पहले से ही बॉर्डर निर्धारित कर दी गई थी कि भारत को इतने 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 में बांटना है। रेड क्लिफ को तो भेजा गया ऐसे ही काम चलाओ कि रेड क्लिफ के नाम से एक रेड क्लिफ लाइन खींच जाएगी, रेड क्लिफ को तो बहुत बाद में भेजा गया। तो पहले से ही ब्रिटिशर्स ने ये सब पूरी प्लानिंग कर रखी थी भारत के विभाजन को लेकर के। और माउंटबेटन जब गए, माउंटबेटन ने जब बताया कि किस तरीके से भारत में बात बन नहीं रही है, ना मुस्लिम लीग मानने को तैयार है, ना कांग्रेस मानने को तैयार है, और दोनों भारत का अब यही स्थिति बन सकती है कि हम जिस स्थिति में भारत है उसी स्थिति में छोड़ के भाग आए। विभाजन के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी, गांधी थे, गांधी कह रहे थे मेरी लाश पे विभाजन होगा, और गांधी की लाश का मतलब समझते थे, गांधी की लाश का मतलब था एक और दंगा बहुत बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय दंगा हो जाएगा। अंग्रेज बिल्कुल डर रहे थे, तो वो लग रहे थे कि जैसा है चुपचाप निकल लेंगे बोरिया बिस्तर लेके, पता नहीं चलने पाएगा, रातों रात गायब, महात्मा बुद्ध की तरह गृह त्याग कर देंगे, भारत त्याग कर देंगे। ये तो धोखे से पता चल गया, धोखे से पोल खुल गई। और नाम कितना बढ़िया दिया ब्रिटिश सरकार ने, बोला बहुत बढ़िया, आप क्या बात है, मानना पड़ेगा माउंटबेटन जी, आपकी बहुत प्रतिभा है इस बात में, किसी देश को विभाजित करना है आप सबसे अच्छा करते हो, क्योंकि उसके पास बहुत योग्यता थी। पहले बर्मा को विभाजित करके आए थे, इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज थी जहाँ पे औपनिवेशिक माउंटबेटन को भेजा जाता था कि आप जाइए इसको स्वतंत्र करा के आइए। और माउंटबेटन बड़े खुश हो गए, अरे मेरे नाम पे प्लान दिया गया है, दुनिया मुझे याद रखेगी, माउंटबेटन प्लान से भारत आज़ाद हुआ। लेकिन माउंटबेटन जब यहाँ आया तब उसे पता चला कि उसके साथ छल हो गया। ये तो पहले से पूरी प्लानिंग थी ब्रिटिशर्स की कि भारत को आज़ाद करना है, टुकड़ों में बांट देना है। मुसलमान हिंदू मुस्लिम राजनीति थी दरअसल इसमें पूरी तरीके से। और बाद में उसने क्या किया, बोला मैं देश तब तक नहीं लौटूंगा जब तक भारत को एक नहीं कर दूंगा, क्योंकि मैंने बांटा है तो एक भी करके जाऊंगा। तो उस चक्कर में जब कई बहुत ज़्यादा, जैसे कि वो होते थे ना आपके कैंप वगैरह होते थे, कैंप वगैरह में जाता था वो शरणार्थियों के, तो वहाँ जाके पिट भी जाता था, पकड़ के मार देते थे, ये है वो आदमी, इधर आओ तुम रोटी बांटने आए हो, पहले तुम 2-4 थप्पड़ खा लो हमारे, ठीक है। क्या था, किसी की बीवी गायब है, किसी के बच्चे गायब हैं, किसी का पूरा परिवार गायब है, किसी का घर नहीं है, लोग स्वागत करेंगे कि हमारे वायसराय हैं, पहले कहीं आओ। और वायसराय हाउस में बहुत बुरी हालत, दहचाल मची थी। आपको शायद पता हो वायसराय हाउस से एक चम्मच बटी है, इतनी चम्मच पाकिस्तान जाएंगी, इतनी चम्मच यहाँ जाएंगी, इतने कप प्लेट यहाँ जाएंगे, इतने कप प्लेट यहाँ, इस स्तर पे विभाजन हुआ था। इतने दरी चद्दर यहाँ जाएंगे, इतने दरी चद्दर यहाँ जाएंगे, ठीक है। 54 लाख रुपए कुछ बचा था बाद में, वो देना था। और कश्मीर में हमला इन्होंने किया, बाद में पटेल ने कहा नहीं देंगे, जाओ जो करना हो कर लो, नहीं देंगे। अब गांधी अनशन में बैठ गए, आमरण अनशन में, कि दोगो कैसे नहीं, देना पड़ेगा। वहीं से गांधी की छवि थोड़ा सा, वहाँ से थोड़ा सा लोगों के माइंड में निगेटिविटी आ जाती है। और नाथूराम गोडसे द्वारा फिर ये जो कदम हुआ, ये सब कुछ हुआ, उन्हें लगा कहीं गांधी जी कश्मीर को लेकर ना अनशन में बैठ जाएँ कि कश्मीर भी अब दे ही दो उनको। गांधी यही कहते थे ना कि अरे जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, क्या ज़रूरत है। खुद सोचो, एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता जिसका भारत में, देखो हमने चुना था ना नेहरू को, तभी तो नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाए जिसको हमने चुना ही ना हो, तो स्वीकार किया जाएगा? नहीं स्वीकार किया जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में किसी ने जो वोट दिया इस बार, जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं उनके नाम पे वोट दिया गया, बताया गया था योगी आदित्यनाथ आपके मुख्यमंत्री होंगे। कहाँ है गोरखपुर वाले? उनके नाम पे नहीं बताया, लेकिन आदमी अनुमान लगा रहा था कि 3 हमारा 3 में किसे किया जाए, ये नहीं पता था किसी को। हाँ, हम लोग को भी मतलब वहाँ पे घर पे भी नहीं पता था कि ये योगी जी को बना दिया जाएगा। लेकिन ये है कि कहीं कहीं इन्हें, जहाँ हमारा मेन में जगह रहता था, इन्हें प्रचार करने के लिए भेज दिया जाता था। हाँ, तो वही है कि धोखा हो जाता जनता के साथ। और फिर पता नहीं भारत का संविधान कैसा बनता, क्योंकि पाकिस्तान का संविधान कम से कम अच्छा तो नहीं है। पाकिस्तान का संविधान अच्छा नहीं है, बहुत बेहतर। वो आज तक असफल है, 2 चुनाव 3-4 चुनाव, ये पहला चुनाव कराया, उसी से पूरा पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। पहला ही चुनाव 1970 में हुआ था और युद्ध हो गया देश में चुनाव में। कितनी बार सत्ता का क्या हुआ, सैन्य शासन लग गया, तख्ता पलट कर दिया गया।
कुछ लोग पनामा पेपर लीक्स में विदेश में पड़े हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, कह रहे हैं मैं देश वापस लौटूंगा, ये मेरा ही है, मैं कोई भगोड़ा नहीं। हाँ जेल हो गई, ठीक है। बेटी का जरूर याद रखिएगा, है ना, नवाज शरीफ जरूर। चलो आगे नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट। हाँ, संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्ग को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अब अल्पसंख्यक वर्ग था कौन कौन? एक तो नेपाली, कहाँ गए, ये भी अल्पसंख्यक थे, बंगाल से निर्वाचित किए गए थे, ठीक है। एक सीट थी नेपालियों की, ठीक है। अब नेपाली यहाँ पे कौन है? इंडिया नेपाल दोनों काम है। नेपाल से हो आप, एक आदमी, सब इंडियन है यहाँ पे, एक तो होना चाहिए नेपाल का, है ना। नेक्स्ट, एंग्लो इंडियन 3% थे, एंग्लो इंडियन संविधान सभा। अच्छा, संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्ग का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। अब सबकी सीटें लिख लीजिए, अल्पसंख्यक पूछ चुका है क्योंकि एंग्लो इंडियन भी पूछ चुका है। नेपाली 1 सीट, नेपाली कहीं नस्ल भेदी शब्द तो नहीं है? आज के टाइम पे किसी को बिहारी बोल दो, नेपाली बोल दो, भाई भैया जी बोल दो, उत्तर प्रदेश के लोग हैं ना सब भैया जी, लोग मान लेते हैं कि नस्ल भेदी है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, एंग्लो इंडियन 3 थे, ये पूछा गया है, एंग्लो इंडियन 3 थे। सिख 5 थे। आप कभी बता सकते हो हमारे संविधान सभा धर्मनिरपेक्ष थी? सिख 5 थे। मुस्लिम 31 थे, 31 मुस्लिम थे संविधान सभा में। ईसाई 7 थे। कहाँ गए अनुसूचित जनजाति वाले? 33 लोग थे, सबसे ज़्यादा लिखिए अनुसूचित जनजाति 7, अनुसूचित जनजाति 33, पारसी 3 थे, पारसी 3 थे, पिछड़ी जनजाति के लोग 5 थे, पिछड़ी जनजाति के लोग 5 थे, 5 थे। जो हमारी संविधान सभा है वो कई फेज़ से गुजरी, कई फेज़, 3 फेज़ माने जाते हैं संविधान सभा के। पहला फेज़ माना जाता है 9 दिसंबर से, जब से संविधान सभा सत्ता पे बैठती है, उससे लेकर के 14 अगस्त तक, 14 अगस्त, ये पहला फेज़ था कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी, पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं थी। किसके अंडर में थी, किसके अंडर में काम कर रही थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत काम कर रही थी, तो ये एक संप्रभु संस्था नहीं थी। पहले चरण में, पहले चरण में संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं थी, ठीक। दूसरा चरण आता है 15 अगस्त के दिन, जब हम आज़ाद होते हैं। 15 अगस्त से लेकर के कब तक? 49 तक। उस दिन तक संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में काम करती रही और संप्रभु संस्था बन गई, ठीक है। अस्थायी अभी संसद के रूप में मत लिखिए। 14 अगस्त से लेकर के संसद को डाल दीजिए, 14 अगस्त से लेकर के ये जाएगी 26 नवंबर, यहां पर ये संप्रभु संस्था बन गई, संप्रभु संस्था, ठीक है। और नेक्स्ट 26 नवंबर से लेकर के 1952 तक, 26 नवंबर से लेकर 1952 तक, जब चुनाव नहीं हुए, देश में पहला चुनाव 1952 में हुआ है, तो 26 नवंबर 1949 से लेकर के या 26 जनवरी 1950 से लेकर के जब संविधान लागू हुआ, उससे लेकर 1952 तक ये अस्थायी संसद के रूप में काम करती रही, अस्थायी संसद के रूप में काम करती रही, अस्थायी संसद के रूप में काम करती रही, ठीक है ना। गर्मी अच्छा लग रहा है ना, कुछ ही दिन का बचा है गर्मी का मौसम, मज़े ले लो। थोड़ा पसीना निकल रहा है अभी, नहीं तो तरसोगे पसीने के लिए, रोज ट्रेडमिल में भागते हैं, अभी तो खुद आ रहा है। एंजॉय करो इस दिन को, इस पल को, इस क्षण को, दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक वर्ग हो गए। लिखिए, संविधान सभा ने, इसी संविधान सभा ने 14 अगस्त 1947 को एक प्रभुता संपन्न संस्था का रूप ग्रहण कर लिया। इसी संविधान सभा ने
इसी संविधान सभा ने 14 अगस्त 1947 को एक प्रभुत्व संपन्न संस्था का रूप ग्रहण कर लिया। प्रभुत्व संपन्न संस्था का रूप ग्रहण कर लिया। तो ये हो गई संविधान की रचना, संविधान सभा की रचना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो होगा संविधान का निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? संविधान का निर्माण।